डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आप अपने घरों में बैठकर अपने बोर्ड की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट अपडेट आपके पास कंटिन्यू पहुंचते रहेगा, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब बटन है, उस पर टैप करके आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि इससे ये वीडियो आपको समझ में आती है नहीं, यह कितना आपको स्टडी में हेल्पफुल महसूस हो रहा है। तो चलते हैं हम आगे। आज के लेक्चर में रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट पार्ट 1, इसके तहत हम आज अध्ययन करेंगे संसाधनों के बारे में। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं संसाधन हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना जरूरी है। मैं कहता हूँ कि रियल में संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से देखिए। यहाँ पर बीच में मानव है, एक तरफ भौतिक पर्यावरण, दूसरी तरफ संस्थाएं और तीसरी तरफ प्रौद्योगिकी है। और यहाँ पर ये चित्र ये स्पष्ट कर रहा है कि वो मानव ही है जो सबसे पहले तो संगठन बनाता है, संस्था बनाता है। उसके बाद वो टेक्नोलॉजी हायर करता है और उसके बाद वो प्रकृति में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों को प्रोसेस करता है और तब कहीं जाकर के वो हमारे लिए उपयोगी बनता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन तो मानव संसाधन है, या यूं कहिए कि मानव ही वो है जो संसाधन को बनाता है। प्रकृति से उठा करके प्रकृति के किसी भी चीज को जो बेकार पड़े हुए हैं उसको उपयोग के लायक बनाता है, जो कि संसाधन बन जाता है। आपको बता दें कि एक बार फिर से वही बात मैं कह रहा हूं कि रियल में संसाधन होता नहीं है, संसाधन बनाया जाता है। जिन चीज़ों का उपयोग आज हम कर रहे हैं, ये सारे चीज़ कांगो बेसिन में तो प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, कोयला से लेकर लोहा से लेकर सभी चीज़, लेकिन वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, जिसके वजह से वो पिछड़ा है। लेकिन हम बात करते हैं जापान का, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो विकसित है। तो ये दोनों उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि संसाधन होता नहीं है, बनाया जाता है, और संसाधन में मनुष्य का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब हम आगे चलते हैं संसाधनों के वर्गीकरण में, कि संसाधन का वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन हम किन आधारों पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम संसाधन का क्लासिफिकेशन ओरिजिन के आधार पर करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर करेंगे, जो कि जैव और अजैव है। दूसरे नंबर पर इसके एस्कापेबिलिटी यानी कि समाप्यता के आधार पर करेंगे। यह भी दो तरह का है, एक रिन्यूएबल है और दूसरा नॉन रिन्यूएबल है, यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तीसरा आधार जो इसके क्लासिफिकेशन का है वो है स्वामित्व के आधार पर। तो इसमें हम इसको 4 प्रकार में बांट सकते हैं: इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, यानी कि व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और जो चौथा जो इसका क्लासिफिकेशन है उसका आधार है विकास का स्तर। विकास के स्तर पर हम इसको 4 भाग में बांट सकते हैं: संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, यानी पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व। तो चलिए चलते हैं इसका गहन अध्ययन के लिए, और गहन अध्ययन के लिए हमें
इसका पूरा वृतांत समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके ओरिजिन के आधार पर देखते हैं। तो ओरिजिन के आधार पर अगर हम देखते हैं तो संसाधन हमको यहाँ दो तरह का दिखाई पड़ता है, जैव और अजैव। जैव संसाधन वो संसाधन हैं जो जीवमंडल में मौजूद हैं, इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य है, वनस्पति है, प्राणी, मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि, ये सारे जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अजैव संसाधन की बात करें तो वे सारे निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन है, जैसे चट्टानें, धातुएं इत्यादि। आप समझ गए होंगे इसकी उत्पत्ति के आधार पर। अब हम इसके एक्सकाउटेबिलिटी के आधार पर, यानी इसकी समाप्यता के आधार पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमें ये संसाधन दो तरह का फिर दिखाई पड़ता है। एक तो नवीकरणीय। तो नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस हैं जिनका की पुनर्पूर्ति संभव है, इन्हें नवीकरण किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा यानी सूरज का प्रकाश, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन इत्यादि। ये सारे प्रकृति में निर्बाध जारी हैं, यानी हमेशा इसकी पूर्ति होती रहेगी। इस कारण से इनको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और दूसरा है अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, काफ़ी लंबा समय लगता है इनको तैयार करने होने में। ये कौन है? खनिज हैं, जीवाश्म ईंधन हैं और विभिन्न प्रकार की जो भी खनिज संपदा हैं वो सारे अनवीकरणीय हैं। आगे चलते हैं। ऑनरशिप के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर हम इन्हें संसाधनों को चार भाग में बांटते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन की बात करें। व्यक्तिगत संसाधन वो है जिस पर कि किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, जैसे आपका खेत, आपका खलिहान, आपका घर, आपका मकान, आपका कुआं, जिस पर कि आपका स्वामित्व है, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेस के नाम से जाना जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जाना जाएगा। किंतु वैसा संसाधन जिस पर किसी कम्युनिटी का अधिकार है, किसी समुदाय का अधिकार है, ये संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे गांव है, गांव का चारागाह है, भूमि है, शमशान है, तालाब है, नगरीय क्षेत्र के सार्वजनिक पार्क हैं, पिकनिक स्थल हैं, ये सारे जो संसाधन हैं यह सामुदायिक संसाधन कहे जाएंगे। आगे चलते हैं हम। नेशनल रिसोर्सेस, राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय संसाधन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय संसाधन वो हैं जिस पर कि देश का अधिकार है। देश की सरकार का कानूनी अधिकार ऐसे संसाधनों पे होता है। वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। इसके अलावा सड़कें, नहरें, रेल लाइन, या यूं कहिए कि पूरा देश का भूमि किस रूप में आएगा, किस संसाधन के रूप में आएगा? तो राष्ट्रीय संसाधन के रूप में आएगा। आगे हम चलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेस में, यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है, जैसे कि तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से आगे का जो समुद्री भाग है उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। कहने का मतलब ये कि किसी भी देश का अधिकार उसके समुद्र तट से 200 समुद्री मील अंदर समुद्र में रहता है, यह उसके अधिकार क्षेत्र है। 200 समुद्री मील में वो अपना क्रियाकलाप कर सकता है, किंतु 200 समुद्री के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय इलाका हो जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और अब हम आगे आते हैं, वो विकास के आधार पर है। तो विकास के आधार पर संसाधन भी चार प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले पोटेंशियल यानी संभावी। यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में मौजूद हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि इनके उपयोग के लिए अभी कोई ऐसी तकनीक नहीं उपलब्ध हो सकी है। जैसे आपको बता दें कि गुजरात में पवन और राजस्थान में सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा स्कोप है, किंतु
अभी उतना एडॉप्ट तकनीक हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से यह हमारे लिए अभी संभावी संसाधन के रूप में स्थित है। आगे चलते हैं अगले स्टेप पे। तो अगले स्टेप पे हम पाते हैं कि हमारे सामने जो संसाधन आया है वो है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वो है, यानी डेवलप संसाधन वो है जो ऑलरेडी विकसित हो चुका है, जिसका कि हम उपयोग कर रहे हैं, जिसकी गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित हो गया है कि यह इतना है, और जो अभी उपयोग में लाया जा रहा है। तीसरे नंबर पे भंडार है। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में वह अभी हमारे पहुंच से बाहर हैं, वो भंडार में शामिल हैं। उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक नहीं है, क्योंकि पानी तो बहुत ज़्यादा है महासागर के रूप में, तो हम हाइड्रोजन निकाल के ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी वो तकनीक हमारे पास नहीं है। इसलिए हम ऐसे संसाधनों को भंडार में यानी कि स्टॉक में रखेंगे। और रिजर्व यानी संचित कोष का जो संसाधन है, यह संसाधन का वह हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित करके रखा गया है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं, जिसका भविष्य में उपयोग किया जाना संभव है। तो आगे चलते हैं हम रिसोर्सेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास। संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है? संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अंधाधुंध उपयोग करने से क्या होता है कि ये समाप्त हो जाएंगे, और जब समाप्त हो जाएंगे तो हमें इसके संकट से गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारा ये दायित्व भी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन को सुरक्षित रखें। इसलिए हमें संसाधन के विकास को समझना जरूरी है। साथ ही साथ अगर हम इसका अंधाधुंध रेकलेसली विदोहन करते हैं तो इसका बुरा असर पर्यावरण पर भी पड़ता है। तो ये सारे तथ्यों को समझते हुए हमें डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स को समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? यानी कि सतत विकास, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। अगर ऐसा विकास है तो वो सतत पोषणीय यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। इसी के लिए ब्राज़ील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया था 1992 में। हालांकि ये सम्मेलन बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया। इसमें विश्व के सभी देश भाग लिए थे। याद रखिएगा, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में प्रथम अर्थ समिट बुलाया गया था। इसी में एजेंडा 21 को रखा गया था और एजेंडा 21 में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दर्ज किया गया है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। आप कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझने में आपको सहूलियत हो रही है कि नहीं। और ऐसे ही आप सब्सक्राइब अगर कर लिए हैं तो हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा और आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।